प्रिय विद्यार्थियों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में पेपर नंबर 14 इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज से संबंधित है। ये पेपर बार काउंसिल ने विधि के विद्यार्थियों को अंग्रेजी की अच्छी जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए आपके कोर्स में रखा है। इस पेपर को लेकर विद्यार्थियों के मन में काफ़ी भय और भ्रम रहता है, लेकिन जब हम इस पूरे सिलेबस को देखेंगे, अभी जैसा मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, तो हम ये पाएंगे कि जैसा हम समझते हैं वैसा ये कठिन नहीं है। सिर्फ हमें एक प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये उस पूरे विषय को समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे विषय को हम कैसे समझें, ये हमें ध्यान देने की इसमें ज़रूरत होती है। देखिए, मैंने जैसा कि आपको अगले स्लाइड में आपको बनाया है, इसका यूनिट 1 जो लिखता है स्किल ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अर्थात जो बोलचाल की अंग्रेजी होती है उससे संबंधित है। आपको ये देखने कर लग रहा होगा कि हमें इंग्लिश बोलने नहीं आता है या हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे। लेकिन इस कम्युनिकेटिव इंग्लिश के पार्ट में आपको जो बेसिक ग्रामर की जानकारी, जो सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि अंग्रेजी की शिक्षा हमारे प्राथमिक विद्यालयों से ही आपको मिलती है और आप सब कम से कम ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, तो इतनी अंग्रेजी की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए कि आपको सामान्य अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, क्योंकि लॉ की पढ़ाई में, लॉ को पढ़ने में, विधि को जानने में अंग्रेजी भाषा का काफ़ी योगदान है। लेकिन जब हम इसको पेपर के रूप में बात करते हैं तो इसका यूनिट 1 पेपर के रूप में जब आता है तो प्रेसी राइटिंग के रूप में आता है। एक प्रेसी होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसकी आपको प्रेसी लिखनी होती है, उसकी सूटेबल टाइटल लिखनी होती है। तो जैसा कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपके यूनिट में है वैसा पेपरों में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि वहाँ पर आपको कुछ बोलने जैसी चीज़ों के बारे में या किसी ग्रामर या पंक्चुएशन के बारे में नहीं लिखा जाता हो। सिर्फ आपको एक पैराग्राफ में जो बातें लिखी हैं उसको समराइज करना होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेसिज राइटिंग होती है। जब हम इसकी यूनिट 2 पे आते हैं जो लैंग्वेज ऑफ द लॉ की बात करता है, तो लॉ की लैंग्वेज क्या होगी। लॉ की लैंग्वेज क्या अंग्रेजी होगी या हिंदी होगी। देखिए, भारत में भाषा की समस्या हमेशा से रही है, क्योंकि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच लगातार विवाद चलते रहते हैं और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 347, 348, 350 और 351, इस सभी जो अनुच्छेद हैं, इन विषयों पर एक विस्तृत सवाल आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है 18 नंबर का, जो आपको लिखना होता है। इसमें मुख्यतः राजभाषा और राष्ट्रभाषा, लीगल लैंग्वेज की जो समस्या है या व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं वैदिक भाषा में, उस संबंध में हमें पढ़ना होता है, हमें जानना होता है। तो यूनिट 1 जैसा कि पहले बताया, एक पैराग्राफ राइटिंग और उसकी प्रेसी आपको लिखनी होगी, और यूनिट 2 एक बड़ा सवाल, जिसमें बल्कि 2 बड़े सवाल आते हैं, जिसमें से आपको एक बड़ा सवाल लिखना होता है जो लैंग्वेज से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी या भारत में भाषा की क्या समस्याएं इससे संबंधित होती हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं, जो आपने देखा होगा स्लाइड में लिखा है एसे राइटिंग हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये यूनिट 3 एसे राइटिंग का पार्ट है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको निबंध लिखने होते हैं। निबंध कैसे लिखे जाते हैं, निबंध लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस संबंध में आगे के लेक्चर्स में हम आपको बात करेंगे। और आप यह समझ लीजिए कि निबंध तो आप शुरू से लिखते आए हैं, वही निबंध उस वैसे ही लिखना होता है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जो निबंध हैं वो कन्फाइंड हैं, वो रेस्ट्रेंट हैं, वो किया गया है कि बस इन्हीं विषयों पर पढ़ना है और इन्हीं विषयों को जानना है, जिसमें से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र,
जिसे कह सकते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता और पंचायत राज। ये प्रेस्क्राइब्ड है आपके कोर्स में। इन्हीं विषयों में से निबंध आते हैं और इन्हीं विषयों का निबंध लिखना होगा। चूँकि आप विधि के विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम ऐसे लिख रहे हों वो ऐसे इस तरह का हो कि उसमें विधि का समावेश हो, क्योंकि हमारी जो एरिया है उस एरिया के संबंध में ही आपने देखा होगा जितना भी मैंने बताया वो सब लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए उसी से संबंधित विषय आपको इसमें ऐसे लिखने होते हैं। यूनिट 4 ट्रांसलेशन की बात आती है। अब ये आपको लगता होगा कि इसमें क्या होगा या ये बहुत कठिन होगा, लेकिन जब आप कोर्स को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ पैसेजेस फ्रॉम लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो पैसेजेस हैं उनका आपको अनुवाद करना है। अब वो कहाँ से हो सकता है? वो आपकी लॉ बुक में से हो सकता है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकता है, वो आपके अधिनियम से हो सकता है। खासकर आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट से अधिक इस विषय पर या संविधान से रिलेटेड विषयों पर ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं और उनका आपको हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। जो अंग्रेजी लिखा होता है उसका हिंदी अनुवाद करना होता है और जो हिंदी में लिखा होता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करता है। ये पेपर का यूनिट 4 है। जब हम इस पेपर के यूनिट 5 पर आते हैं तो ये लीगल मैगजीम्स, लीगल वर्ड्स और फ्रेजेस की बात करता है। तो लीगल मैगजीम या लीगल वर्ड या फ्रेजेस बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी ये कोर्स अपने आप को कन्फाइंड करता है और वो कहता है कि केवल उन्हीं लीगल मैगजीम्स के विषय में हम जानें जो लॉ टीचिंग में यूज़ में आती हों, जो लॉ कोर्ट्स में यूज़ में आती हों, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज आती हों या इनैक्टमेंट्स में आती हैं। इसमें कुल 11 मैगजीम आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं और इन्हीं 11 मैगजीम्स के विषय पर हमें पढ़ना होता है। और इसमें से बहुत से ऐसे मैगजीम्स हैं जिनको आप पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे और बाकी कुछ ऐसे मैगजीम हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी मैगजीम ऐसा नहीं है जो बियॉन्ड लॉ है, जो विधि से अलग हो। तो पहला मैगजीम एक्सियो पर्सोनलिस मारिटर कम पर्सोना, दूसरा एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया, तीसरा डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेरे, चौथा एक्स टर्पी काजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, पांचवा इग्नोरेंसिया लेगिस नेमिनम एक्सक्यूजाट, छठा ज्यूरा नॉन रेमोटा काजा सेड प्रॉक्सिमा एक्सपेक्टेटर, सातवां नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, आठवां पार इन पारम इम्पेरियम नॉन हैबिट और नवां यूबी जस ईबी रिमेडियम, 10वां अट रेस मैजिस वैलेट क्वैम पेरेट और 11वां वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये कुल 11 मैगजीम आपको पढ़ने हैं। अभी स्टूडेंट्स आप 3rd सेमेस्टर में हैं, लेकिन कई ऐसी मैगजीम्स हैं जिनको आप देख रहे होंगे ये टार्ट और आईपीसी से रिलेटेड है। कुछ ऐसी मैगजीम्स हैं जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं। तो कोई भी ये 11 मैगजीम हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इन्हीं 11 मैगजीम्स के बारे में जो पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि हमको इनका अर्थ लिखना होता है, इन पे जो केसेस हैं उनको लिखना होता है। अर्थात इन लीगल मैगजीम्स को हमको वेल अंडरस्टैंड होना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए और इसको हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। जो आपका पार्ट है आगे लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस का, इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं वो सब एक एक या दो अक्षरों के हैं और एग्ज़ाम में इनमें से वर्ड पूछे जाते हैं और इन 10 वर्ड्स को आपको लिखना होता है। इनकी हिंदी लिखनी होती है या इनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इनकी, लेकिन मीनिंग लिखनी होती है। और ये पेपर जैसा कि मैंने कहा आप समझते हैं कि ये बहुत कठिन है। जब मैं इस पार्ट पर आता हूँ तो मुझे ये लगने लगता है कि ये पेपर बिल्कुल मैथमेटिकल है, क्योंकि जिन मैगजीम्स और फ्रेजेस को आप जिनका अर्थ लिखेंगे, अगर वो मैगजीम और फ्रेजेस के मीनिंग्स को आपने बिल्कुल सही लिख दिया
तो ये पूरे के पूरे मार्क्स आपको दे जाता है। तो ओवरऑल जो मैंने पहला लेक्चर आपको अपलोड किया है इस यूट्यूब के माध्यम से, वो सिर्फ इसीलिए इंट्रो किया है कि ताकि आप इस पर्टिकुलर पेपर से आप इंट्रोड्यूस हो सकें और जो आपके मन में भय और शंका है, इस भय और शंका से अपने आप को आप दूर कर लें। कुल 5 यूनिट में ये पेपर डिवाइड है, लेकिन हर यूनिट में इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ताकि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि वो किसी भी पार्ट को ऐसा न समझे या न समझकर वो न लिख पाए। बस ज़रूरत होती है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की और कुछ नियमों की ध्यान रखने की, जो नियम आपको मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। आगे मैं आपसे बाद में इस विषय से आगे लेकर आपसे बात करूंगा। थैंक यू।